विद्यालय हर प्रखंड में हर वर्ष एक बनाएंगे ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम 10 बेहतर विद्यालय ऐसे हों जहां से पढ़कर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देख सके। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने ना बने, कम से कम बेहतर नागरिक बनने की उनमें क्षमता हो सके। और वो काम करने में जो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष लगेगा, तब तक के लिए जज सुराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आप अपने बच्चों को, गरीबों के पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रेगुलेटेड फीस परिवार की ओर से, बच्चे की ओर से, सरकार की ओर से भरा जाएगा। क्योंकि अगर बिहार सरकार को स्कूल बनाने, सुधारने में 3 वर्ष लगेगा तो गरीब का बच्चा 3 वर्ष को बैठा तो नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया कि 2025 से अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, भेजिए, उसका खर्च सरकार की ओर से भरा जाएगा। कई लोगों को लगता है सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी? भाई 7,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो रहा है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है वो फ्री में नहीं पढ़ता है। वहां पर सरकार को प्रति बच्चे को पढ़ाने का खर्चा प्राइवेट स्कूल के मुकाबले ज्यादा है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भैया ये अवसर दे दीजिएगा तो हर आदमी प्राइवेट में पढ़ने जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आज आपको ये सुविधा दे दी जाए कि पटना में आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कहेगा नहीं भैया साइंस कॉलेज में पढ़ेगा। अगर आपको ये सुविधा हो कि आपका बच्चा मेडिकल पीएमसीएच से करेगा कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करेगा, आप कहिएगा नहीं पीएमसीएच से करना होगा। दुनिया भर में इस बात का प्रमाण है कि अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, वहां पढ़ाई अच्छी हो तो लोग प्राइवेट के मुकाबले पब्लिक जो सेवा है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आप एम्स में जाना प्रेफर कीजिएगा अपोलो के मुकाबले, चाहे अपोलो कितना बढ़िया अस्पताल हो। तो हम लोग की जो सोच है कि सरकारी विद्यालयों को इतना अच्छा बनाया जाए कि लोग खुद से सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहें और जब तक वो विद्यालय का स्तर न सुधरे तब तक उनको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने की सुविधा दी जाए। सर, मेरा 2 सवाल है। आपकी गाय चर्चा होती है कि आप राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की चर्चा के बाद अब कल्याण बिहार की चर्चा होने लगी। एक साथ 2 जगह हिट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? नहीं, हमारा ना राघोपुर से मतलब है ना कल्याण बिहार से मतलब है। ये हमारी राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्याण बिहार, लोग कई बार जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो कहते हैं नालंदा में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया, इसलिए हम नालंदा गए, खरनौत गए और देखा कि लोग कितने खुश हैं नीतीश कुमार से। सामान्यतः लोगों की सोच है कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है, यहाँ पर कोई योजना लागू हुई होगी। अगर आपके यहाँ नल जल नहीं चल रहा है तो आप ये चलिए हमारे यहाँ नल जल नहीं है, लेकिन कल्याण बिहार में तो नल जल होगा ही होगा, कल्याण बिहार में तो बढ़िया स्कूल अस्पताल होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल्याण बिहार ही जाइएगा तो वहां पर भी लोग उसी स्तर में जी रहे हैं जितना कि जहानाबाद के किसी गांव में। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपापुर से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे, अपने परिवार का कष्ट भूल करके चुनाव होगा कुर्सी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में तो कोई जाति, कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपापुर पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण बिहार, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम सुशासन लागू हैं, पूरा बिहार सुधार लिए। हम कह रहे चलो भैया अपने गाँव में ही देख लो। अगर हर जगह कहेंगे कि जमीन भूमि सर्वे में घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तुरंत आप ही लोग बताइएगा कि फलाना मंत्री है, आपको नोटिस भेजा है। आज हम लोग अशोक चौधरी एक नोटिस भेजा है, अशोक चौधरी ने हमको एक नोटिस भेजा है। मेरे भाई आप लोग बताइए सरकार में उगाही मंत्री के तौर पर कौन कौन लोग का नाम है? सब लोग जानता है, डर के मारे नहीं बता रहे, प्रशासन किशोर बता रहे हैं। ये सरकार की ओर से उगाही मंत्री सब ये सब है, 3-4 लोग जो सरकार की ओर से खुलेआम उगाही कर रहा है, जनता को लूट रहा है। 3-4 मंत्री और 3-4 अफसर हमको धमकी दे रहा है कि कानूनी नोटिस भेज देंगे। भेजो जितना नोटिस भेजना है, प्रशासन किशोर से डरने वाले नहीं है। इसलिए कल्याण बिहार जा रहे हैं कि कोई दूसरा नेता हिम्मत नहीं करेगा कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर बिना सुरक्षा के
उनके गांव में जाकर घर घर जाएंगे और पर्दाफाश करेंगे कि देखिए कि आपके गांव में क्या हो रहा है। और नीतीश बाबू को चुनौती दे रहे हैं, अपने गांव में बिना सुरक्षा का है हिम्मत तो जरा घूम के दिखा दो। तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो राघोपुर में बिना सुरक्षा के खाली गांव में गांव घूम जाए तो हम मान जाएंगे कि कितना बड़ा टीयर लेके पैदा हो रहे हैं। हम घूम कर दिखा रहे हैं और आपके सामने जाएंगे। कल्याण विभाग बिना सुरक्षा के हम चलते हैं, कल्याण विभाग भी बिना सुरक्षा के जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनको दम है तो उनको रोक के दिखा देगा। सर आखिरी सवाल है मेरा, यदि पूरा देश पहलगांव को लेकर चिंतित था कि हमारा देश पहलगांव की घटना हुई है, इस बीच में ये जातीय गणना का एक बम फोड़ा गया और उसमें देखिए आप लोग के बम फोड़ना मास्टर स्ट्रोक के पत्रकार लोग क्योंकि आप लोग 24 घंटा न्यूज चलाते हैं तो आपको भी हर चीज में बम फोड़ा हुआ दिखता है, मास्टर स्ट्रोक दिखता है। मेरे भाई जातीय जनगणना बिहार में 2 वर्ष पहले हो गई, समाज को बांटने लड़ाने की सारी कवायद कर ली गई, उसका कोई असर नहीं हुआ। रह गई बात पहलगांव की, आप लोग भी देखिए, आप लोग कहते हैं कि कोई आपको दिल भ्रमित कर रहा है। केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है और नीचे पंचायती स्तर पर सरकार है, संवैधानिक व्यवस्था है। कुछ विषय हैं जो केंद्र के सरकार को देखना है, विदेश नीति, देश की सुरक्षा, ये ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार का विषय है। उस पर मुखिया जी को कुछ नहीं करना है, ग्राम सभा को कुछ नहीं करना है, उसके लिए संसद है। संसद में आपने हमने चुनकर पक्ष विपक्ष बैठाया हुआ है और उनको जनता का, देश के हर एक व्यक्ति का, नागरिक का ये समर्थन है कि भाई देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी उचित है वो करो। जिसने भी गलती किया है, आतंकी काम किया है, आतंकवादी है, आतंकवादियों का संरक्षक है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन ये कार्रवाई का जिम्मा बिहार के किसी मुखिया का नहीं है, बिहार के एमएलए और बिहार के विधायकों का नहीं है। कार्रवाई का जिम्मा देश के संसद का है, उनको वो कार्रवाई करने दीजिए। और देश के जितने लोग हैं जो देश से प्रेम करते हैं, हम लोग संसद की, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों शामिल हैं, उनके उस कार्रवाई के साथ करें। अब जबरदस्ती का उसको आप बिहार से जोड़िएगा, जोड़ कौन रहा है? जोड़ प्रधानमंत्री रहे। अरे भाई आपको पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी है तो दिल्ली से जब आप चल रहे थे तो वहीं पर कहते कि हम कार्रवाई करेंगे। मधुबनी में आके अंग्रेजी में काहे के लिए बोल रहे हैं? भाई मधुबनी के जनता को तो मैथिली समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है। मधुबनी में खड़ा होकर अंग्रेजी में पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। अरे भाई दिल्ली से भी बैठ के दे सकते थे। तो ये तो आपको, हमको, बिहार की जनता को समझ में आ रहा है। मधुबनी की जनता तो ये जानना चाह रही थी कि मधुबनी में कब फैक्ट्री लगाइएगा, कि बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा। और पत्रकार भी जो है वो सब अब पहलगाम की ही बात कर रहे हैं। अब आप लोग भूल गए कि भैया बिहार से पलायन होता है, आप लोग भूल गए कि हाँ भ्रष्टाचार है। अब फिर कहिएगा भैया माहौल बन गया है। अरे आप भी तो गलती कर रहे हैं। पहलगाम देश का मुद्दा है, उसके लिए संसद है, सेना है, वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे। जो भी कार्रवाई करेंगे पूरा देश खड़ा होगा, बिहार के लोग भी उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या लेना देना? उससे बिहार के बच्चों का हो रहे पलायन का क्या लेना देना? बिहार में विधानसभा का चुनाव तो इस बात पर होगा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार पर क्या होगा। इस पर नहीं होगा कि कश्मीर में, पहलगाम में कौन आतंकवादी हमला किया कि नहीं किया। हमले तो कश्मीर में पिछले 20 वर्ष से आतंकवादी घटना हो रही है। तो क्या सारे राज्यों में चुनाव उसी नाम पर हो रहा है? सुरक्षा में चूक भी हुई है पहलगाम में। देखिए फिर वही बात, बिहार में क्या चूक हुई है? आपने ये नहीं पूछा कि मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि सहरसा से गुजरात के लिए एक ट्रेन चलेगी और किसी पत्रकार ने, किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी के शब्द हैं, मैं कोट कर रहा हूं कि श्रमिक परिवारों को जाने में सुविधा के लिए एक नई ट्रेन सहरसा से शुरू हो रही है। आप जरा बताइए कि बिहार के लोगों के मुंह पर कितना बड़ा क्षमता है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से श्रमिक परिवारों को गुजरात जाने के लिए नई ट्रेन दी जाएगी। तो मतलब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार का लड़का जीवन भर श्रमिक बनकर गुजरात में जाएगा मजदूरी करने। अंग्रेज जब इस देश में थे उस समय भी तो ट्रेन, रेलवे लाइन बनाई गई थी। उस समय भी तो पानी के जहाज से लोग इंग्लैंड जाते थे। किस लिए जाते थे? यही मजदूरी करने जाते थे। यहाँ से सामान, कच्चा माल जाता था इंग्लैंड, उसी के लिए तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। यहाँ से मजदूर जाते थे। वही हाल अभी हो गया है। अब गुजरात और महाराष्ट्र हो गया नया इंग्लैंड और बिहार हो गया नया मजदूर का सप्लायर।
और बिहार का आदमी और पत्रकार आपको उछल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मोदी जी ने 2 ट्रेन की घोषणा कर दी। बाप रे, कितना बड़ा एहसान कर दिया मोदी जी ने हम लोग पर। ट्रेन दिया जिस पर कि आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे गुजरात। तो जब आपके हमारे अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है तो हम लोगों का बच्चा नहीं भोगेगा, बिहार पिछड़ा नहीं रहेगा तो कौन पिछड़ा रहेगा। लोगों को ये बताना चाहिए कि मधुबनी में जो कभी यहाँ का सांस्कृतिक राजधानी बताते हैं मधुबनी को लोग, यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा पांडुलिपि मधुबनी में लिखी जाती थी। जब ये बंगाल का हिस्सा था तो बंगाल के पूरे उस रियासत का, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा साथ में था, उसमें पढ़ने लिखने वाले सारे जो लोग थे वो मधुबनी जिला से आते थे। मधुबनी में उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मधुबनी से और सहरसा से अब श्रमिक ट्रेन खुल रहा है और बिहार का नेता, बिहार का समाज इस पर ऑब्जेक्ट करने के बजाय ये कह रहा है कि बहुत अच्छा, मोदी जी को नया ट्रेन शुरू की है। आज महागठबंधन का बैठक हुआ है पटना में, लेकिन आज भी तेजस्वी के सीएम वाले चर्चा नहीं हुआ। देखिए आप लोग आपको कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कौन नहीं मानने को तैयार है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कांग्रेस की कब से इतनी औकात हो गई? कांग्रेस पार्टी जो 35 वर्ष से लालू यादव का झोला ढो रही है बिहार में, उसका औकात है कि वो तय करेगा कि आगे पीछे चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। आप लोग अपना समय नहीं जाया करते हैं भाई। जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा। ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा? अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहाल को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे तो आप लोग कहे भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कि कहीं लालू जी किसी आके 30-40 को सीट न दे दें। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं। कहां कौन मार रहे हैं? 2-4 सीट बीच में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है? अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं। बाकी चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। न हो तो आप कहिएगा हमें पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई लालू जी को आप लोग कहिए कि तेजस्वी यादव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव परिवार के लड़के को नेता बताते, हम जन चुनाव उनका समर्थन करने को तैयार है। अरे ये लोग अपना और अपना परिवार के आगे जो जीवन में कभी कुछ किया नहीं और आप लोग कह रहे कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का क्या औकात है? कांग्रेस को लालू जी के लोग बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोल रहे हैं कि जाति की जनगणना हो लेकिन वो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो। ये क्या है? अब ये तो चिराग जी बताएंगे, हमको नहीं मालूम। जब भाई आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे तो सार्वजनिक नहीं कीजिएगा तो उसका आचार डालिएगा। जनता के पैसे से अगर कोई जानकारी इकट्ठा की जा रही है तो वो आंकड़े पब्लिक में आने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि समाज के किस वर्ग की क्या स्थिति है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे जाति के नाम पर, तब भी मैंने उनको कहा है काहे उछल रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? जातीय जनगणना होगी तो उन्हीं के मुंह पर तमाचा लगेगा जो 30 वर्ष से समाज को मूर्ख बना रहे हैं सामाजिक न्याय के नाम पर। वो दिख गया। जब बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट आया तो यही तो दिख रहा है कि जो अति पिछड़ा के नाम पर समाज को अगड़ा पिछड़ा करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लालू नीतीश 35 साल के इनके शासन के बाद 5% से कम अति पिछड़ा लड़के 12वीं पास कर रहे हैं। अब पूरे समाज को कह रहे हैं हम आरक्षण बढ़ा देंगे। आप बताइए आरक्षण बढ़ाकर जब आपका लड़का 12वीं नहीं पास करेगा तो किस नौकरी में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? ये तो इनका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। हम तो इसी के पहले दिन से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बिल्कुल होना चाहिए और उसके आंकड़ों पर चर्चा भी होनी चाहिए। नवंबर के बाद आज तक आरजेडी की किसी बैठक में आप जरा बता दीजिए तेजस्वी यादव ने उस पर कोई टीका टिप्पणी की हो, कोई चर्चा की हो, या फिर नीतीश कुमार ने कुछ बोला हो। ये भाजपाई अभी कर रहे हैं जातीय जनगणना। जरा इसे पूछे भाई तुम लोग क्या कर रहे थे 2 वर्ष पहले? जातीय जनगणना जो बिहार में हो गया उस पर तुमने क्या कार्रवाई की? उसके आधार पर केंद्र सरकार ने बिहार के पीछे छूट गए वर्गों के लिए क्या किया?
अब फिर वोट लेने के लिए नया कहानी का आ रहा है। महाविद्वान अभी राहुल गांधी जातीय जनगणना का झंडा लेकर घूम रहे हैं। आप लोग जरा पूछिए भाई, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां जातीय जनगणना हो गई, क्या वहां पर जितने पीछे समाज के छूटे हुए वर्ग हैं उन पर कुछ उनका कल्याण हो गया? नहीं हुआ। उन वर्गों के कल्याण के लिए कर्नाटक में, तेलंगाना में तुम क्या स्कीम चला रहे हो बताओ जरा। अरे ये सीधा उपाय है कि एक बार मंडल के नाम पर कुछ लोगों ने 10-20 वर्ष राज कर लिया, किसी ने कांग्रेस के नेतृत्व को बता दिया कि भैया पिछड़ों का नेता आप बन जाएंगे, तो जातीय जनगणना का झंडा लेकर घूमने लगे। इतना बदलाव हो गए कि आकर बिहार में पहुंच गया कि जो पीछे जातीय जनगणना हुई थी वो फर्जी था, अब हम आएंगे तो नया कराएंगे। ये भी भूल गया कि भाई जो कराया तो उस समय भी तो तुम ही थे। जो पिछला जातीय जनगणना बिहार में हुआ उस समय भी तो सरकार में कांग्रेस थी, उस समय भी तो राहुल गांधी की पार्टी ही नहीं कराया था। लेकिन बदमाशी में आकर कह कि जो पिछला हुआ था वो फर्जी है, हम आएंगे